सीमा प्रसाद, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे कि कैसे अतीक सलाखों के पीछे पहुंचा, उसके पीछे कौन चेहरा रहा और किसके वजह से आज यहां तक मामला पहुंच गया कि उसकी हत्या भी हो चुकी है। तो एक बयान हम आपको सुनवाते हैं, बयान के बाद कुछ और बड़ी बातें। हमारे साथ इस वक्त रमाकांत दुबे जी मौजूद हैं। रमाकांत दुबे वो शख्स हैं जिनकी एफआईआर पे अतीक अहमद जेल गया और उसके बाद की सारी कहानी हमें मालूम है। रमाकांत जी, मेरा पहला सवाल ये है, अब अतीक अहमद नहीं है, अशरफ नहीं है, असद नहीं है, आप लोगों के लिए ये साई ऑफ रिलीफ जिसे कहा जाता है वो है, ये शांति है या तूफान से पहले की शांति है? नहीं मैडम, शांति तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि गैंग लंबा है। एक आदमी जाने से गैंग बंद नहीं हो जाता है, गैंग तो चलता रहता है। कि एफआईआर ही बेस बनी अतीक अहमद के जेल जाने की, क्या घटना थी अगर आप संक्षिप्त में थोड़ा बता पाएं? हाँ, आप जैसा करें कि बेस तो इसी एफआईआर से ही बना है। और घटना बेसिकली ये था कि एक बच्चे का जो है वो रिस्टिकेट किया गया था, नकल करते हुए पकड़ा गया था। फिर उस बच्चे को जो है बच्चे ने जो है हमारे टीचर को मारा था। उस पे एक एफआईआर टीचर की तरफ से 2 स्टूडेंट के खिलाफ हुआ था। उसी बेस को लेकर के अतीक अहमद जो है हमारे संस्थान में आए थे कि इनका एफआईआर, पहला तो उनका था कि एफआईआर ख़त्म कराओ, दूसरा था इन बच्चों का निलंबन ख़त्म कराओ। ऐसे क्या हालात बने कि आपको इन सबके खिलाफ फिर एफआईआर करनी पड़ी? अब मैडम, हमारे संस्थान में आकर के उन्होंने मारपीट कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो मिल रहा है उनको मार रहे हैं, तो हमारे तो मजबूरी है ना कि हम प्रशासन के शरण में जाएंगे। नहीं, हम प्रशासन के शरण में नहीं जाएंगे तो फिर उनके मनोबल बढ़ेगा। जेल चले गए, उसके बाद भी धमकियों का सिलसिला रुका कि नहीं? अब तो उनका तो ये काम ही था, बराबर चलता ही रहा है, बराबर धमकी चलती रही है और बराबर सब कुछ होता रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने कभी झुका नहीं। तो ये हम आपको इस बयान के जरिए बता रहे थे कि कितना खौफ था अतीक का और उसने कैसे आतंक फैलाने की कोशिश की। लेकिन वो 3 हमलावर कहाँ रुके, कैसे वो अपनी कौन सी पहचान पत्र दिखा के होटल में दाखिल हुए, क्या क्या किया और पुलिस ने उस होटल से क्या क्या लिया है, ये होटल मैनेजर के बातचीत के जरिए इस वक्त हम आपको बताएंगे। इस वक्त प्रयागराज के उस होटल के सामने हम मौजूद हैं जहां पर वो तीनों शूटर्स जिसने अतीक और अशरफ को मारा, ये सामने जो आपको नजर आ रहा है ये रेलवे स्टेशन है। और दूसरी तरफ की अगर बात करें तो यहाँ से केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बस स्टैंड है, यानी कि बेहद अप्रोचेबल जगह पर ये होटल था। इस तरीके से ई रिक्शे का इस्तेमाल किया जाता था रेकी के लिए और यहाँ से जो स्पॉट था उसकी भी रेकी की गई, उसके साथ पूरे रूट की रेकी की गई। यहाँ जैसे हम पहुंचे कैल्विन अस्पताल तक का आपको रूट बता रहे हैं कि यहाँ से कितनी दूरी पर वो पूरा अस्पताल था। ऐसे में जो सारे स्पॉट जो कि मुमकिन थे, धूमलगंज की बात की जाए, प्रयागराज की बात की जाए, जहाँ से भी रूट बन सकता था आने का, जहाँ से भी पुलिस लेकर जा सकती थी, जिन जगहों पर रुक सकती थी, उन सभी की रेकी की गई थी। वो शाम को अपने होटल से निकले हैं तो तकरीबन 2 मिनट का समय भी नहीं लगा है, 2 मिनट का समय भी पूरा नहीं लगा होगा। वो ई रिक्शे के माध्यम से 2-3 मिनट के पूरे डिफरेंस में उस पूरे होटल से, यानी स्टे इन होटल से इस स्पॉट पर आ गए हैं। और यहाँ ये अगर हम आपको बताएं तो ये वो एग्जैक्ट जगह है जहाँ पर गोलियां चली थी, होटल से लेकर यहाँ तक कि जाहिर तौर पर इस जगह की भी, इसके साथ साथ कई और इम्पॉर्टेंट जगह जो इस प्रयागराज में हो सकती है, जिनमें पुलिस स्टेशन, अस्पताल, पेट्रोल पंप या जहाँ कहीं भी पुलिस के रुकने की गुंजाइश हो सकती है, उन तमाम जगहों की रेकी शूटर्स ने कुछ इसी तरीके से की थी। देश की सबसे बड़ी खबर समानांतर चल रही है, यानी एक तरफ 3 हमलावरों से पूछताछ और दूसरी ओर गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता से जुड़ी हुई जानकारियां पुलिस की टीम इकट्ठा कर रही है। अब एक और ऐसे शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है जिसकी निशानदेही पर शाइस्ता परवीन की जो जांच प्रक्रिया है उससे जुड़े हुए तार खंगाले जा रहे हैं कि वो कहां छिपी हुई हो सकती है। लेकिन एक और बड़ी जानकारी, वो बड़ी जानकारी ये है कि जिन 3 हमलावरों की चर्चा हम कर रहे हैं, जिन 3 हमलावरों के बारे में आपको बता रहे हैं,